So hello guys, मेरा नाम इज़हान खान है and I'm currently studying in IIT Patna. I'm pursuing my bachelor's degree in civil engineering. Okay, so let's start our topic for limits and derivatives. So in last class, I think that we did till question number of 25, where I taught you about that when functions are getting broken at some point, like there's a this discontinuity or continuity, we have to check by using left hand limit and right hand limit. So उसका एक छोटा सा ब्रीफ फिर से दे देता हूँ ताकि मतलब एकदम न्यू न्यू ना लगे. तो कल मैंने बताया था कि सपोज एक फंक्शन है f(x) which is behaving as phi1 of x for x being less than or equal to 0, phi2 of x for x being greater than 0. So इसका मतलब क्या है? At x is equals to 0, fx का behavior is changing. fx is changing. Okay. So ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में हम लोग ये करते हैं कि एक बार आएंगे हम लोग जीरो की तरफ लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड लिमिट को रीच करेंगे. अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं आऊंगा तो वो क्या वैल्यू होगी? 0 - 0.00000000000, बहुत छोटा. ये बात समझ में आ रही है? लेकिन वो जितना भी चाहे छोटा हो, इट विल बी लेस देन जीरो. व्हाट माय पॉइंट? होगा वो लेस देन जीरो. इसलिए उस केस में हम लोग phi1 में x की जगह जीरो पुट कर देंगे. अब भैया आपने कहा कि जीरो से छोटा होगा, जीरो क्यों पुट करो? ठीक है, तुमको ये पुट करना है वो पुट कर लो, लेकिन ये भी जीरो की तरह ही होगा. बहुत छोटा है, मैं तो फिर भी कम लिखा है, बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इट विल बी लेस देन जीरो. तो उसके लिए phi1 यूज होगा. और ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट. और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग जीरो को क्रॉस कर लेंगे. तो जब जीरो को क्रॉस कर लेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 0.00001. जीरो को क्रॉस कर लिया तो हम लोग राइट हैंड लिमिट पे आ गए. इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था 24 वाला, फिर से इसको समझा देता हूँ तो शायद और क्लियर हो जाए. मुझे लिमिट निकालनी है एट x टेंड्स टू 1 पे fx की. और fx का बिहेवियर मुझे पता है. fx का बिहेवियर है x² - 1 फॉर x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 1 एंड -1 + x² फॉर x बीइंग ग्रेटर देन. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो ये सब तो मैंने बता दिया ना आपको. तो ओके. सो अब मैं पहले x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 1, तो मैं पहले इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ. अब इसको ड्रॉ करने के लिए नहीं पता मुझे कि ये फंक्शन कैसा दिखेगा. अभी मुझे नहीं पता कि ये पैराबोलिक होगा, कैसा होगा, नहीं पता मुझे. तो मैं क्या करूंगा, x को जीरो पुट करके देखूंगा. x को जीरो पुट करने पे y की वैल्यू आ रही है -1. अब मैं y को जीरो पुट करूंगा तो जब y जीरो है, x की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस एंड माइनस ऑफ 1. समझ में आ रहा है बात? और ये फिर भी सिंपली हम लोग इतना समझ सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x² + c. ये एक पैराबोलिक फंक्शन होता है. और अगर x² में x आपका पॉजिटिव है, जैसे x² है या -x² है, तो इसकी वजह से पैराबोला ऐसा बनता है, इसकी वजह से पैराबोला ऐसा बनता है. ये पीक डाउनवर्ड्स आती है फॉर पॉजिटिव x. सो चलो बना लेते हैं. ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ से ऐसे यहाँ तक आएगा, और ये x इक्वल्स टू 1 पे मिलेगा इससे. सॉरी, ये ऐसा आएगा, राइट. सो और एक और बात मैंने बताई थी, क्योंकि x कैन बी इक्वल टू 1 फॉर दिस फंक्शन. अगर सच इज द केस, देन if x can be equal to 1 for this function, then we can find the value of x is equals to 1. So यहाँ पे हम लोग एक solid dot लगाएंगे कि this function is giving you this value at this point. इस function पे आते हैं, it is sloping downwards क्योंकि -x² है. ठीक है, उसका इंटरसेप्ट है -1. So इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ. So हम लोग ने इस फंक्शन में क्या देखा कि जो हम लोग का phi1 है एंड phi2 है, हम लोग को अगर बनाना हो इसको पेंसिल से, तो एक पॉइंट के बाद आके हम लोग को पेंसिल उठानी पड़ रही है.
और उसके बाद हम लोग नीचे आके नई लिमिट बना रहे हैं। सो इसको कहते हैं ब्रेक। सो इफ देर इज ब्रेक द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्या हुआ? अगर ब्रेक है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसा लॉजिकली हम लोग को दिख रहा है। अब हर बार तो हम लोग ग्राफ बना नहीं सकते हैं, बार बार तो हम लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं ना कि एक ही चीज का ग्राफ प्लॉट करके देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्यों? उससे क्या होगा भैया? देख, वन पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, मैंने देखा कि वन पे ग्राफ चेंज हो रहा है, तो मैं वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा वन माइनस पे, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा वन प्लस पे। इससे क्या आएगा? जब मैं वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो देख, मेरा फंक्शन फाइव वन यूज होगा और उस पर मैं वैल्यू पुट करूंगा वन। जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मेरा फंक्शन फाइव टू चेक होगा और उस पर मैं निकालूंगा वैल्यू एट वन। तो ये देख मेरी चलवान जैसे ये आया है मेरा, हम लोग ये देख लेते हैं, ये मेरा आया है फॉर फंक्शन फाइव वन वैल्यू ऑफ वन, फाइव वन वैल्यू ऑफ वन आई है ये। और एट फंक्शन फाइव टू वैल्यू ऑफ वन आ रही है ये। तो क्या ये मैंने सही लिखा है कि दोनों इक्वल है? देखो, एक के लिए y की वैल्यू कुछ यहाँ पे, एक के लिए y की वैल्यू यहाँ पे, तो फाइव वन की वैल्यू कुछ अलग है, फाइव टू की अलग है। मतलब कि एल एच एल इज अनइक्वल टू आर एच एल, तभी डिसकंटिन्यूटी आएगी। ये बात समझ में आई हम लोग को? अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, that whenever there is a break in a function for some point x, like at x equal to a, the function is breaking, the function is behaving like two different functions. So and in that case we will find LHL, left hand limit at x tends to a minus, and RHL at x tends to a plus, to find the behavior of the whole function at that point, just before and just after the function is breaking. So in that case, if our LHL is unequal to RHL, this proves that the function is number one discontinuous. There's a break in the function, and more we'll see as we proceed. So ये हो गया कल का recap. Now let's start a question. Okay. So let's start from there. Question number 25. Yeah. So here it is. My function fx is there. It is behaving like this. So आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड x. ओके, और आपको सिर्फ इतना बताया है when x is unequal to zero function is this, when x is equal to zero then function is this. लेकिन कभी भी अगर मुझे मॉड दिखेगा, मैं आज से एक बात ध्यान रखूंगा, मेरे को मॉड दिखेगा तो मुझे इसका एक बिहेवियर याद रखना है. I'll show you the graph for mod. ये मतलब जीरो तक आ रहा है. इसका मतलब है तुम्हारे x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे x की वैल्यू नेगेटिव हो, तुम्हारा जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मॉड x में अगर इफ, इसके भी दो पार्ट बन सकते हैं, इस प्लस एक्स फॉर एक्स बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड इट इज माइनस एक्स फॉर एक्स बीइंग लेस देन जीरो. जैसे कि मैं कह दूं मॉड ऑफ माइनस थ्री, ये होना चाहिए था प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट इट इज नॉट, सो इसको कंसीडर नहीं करेंगे. एंड इट इज माइनस एक्स फॉर एक्स बीइंग लेस देन जीरो. तो माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? इट गिव्स यू 3. अगर x इज लेस देन जीरो तो मॉड को हम लोग हटा देंगे, ओपन कर देंगे और एक एक्स्ट्रा माइनस साइन दे देंगे. सो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर मॉड. तो अब मैं मॉड के लिए सोच रहा हूँ, मुझे मॉड दिया हुआ है तो मुझे मॉड अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसको वापस वही नॉर्मल फॉर्म में लिखना है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स सी. एक बार मैं क्या करता हूँ, सोचता हूँ कि मेरा x जो है वो पॉजिटिव है, तो मेरा मॉड कैसे खुलेगा? अब मैं नया फंक्शन बना लेता हूँ. अगर मैं मान लूँ मेरा x इज ग्रेटर देन जीरो, नो नो, ओनली ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो, उस केस में यानी कि वन. दूसरे केस में मान लेता हूँ मेरा x है जो कि लेस देन जीरो है, और जीरो है x इज इक्वल टू जीरो.
तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मेरा फंक्शन क्या बन गया? 1 फॉर एक्स पॉजिटिव, -1 फॉर एक्स नेगेटिव, 0 एट एक्स इक्वल टू 0। गॉट इट? इतना समझ आ गया हम लोग को? तो बस अब सिंपली जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट पे आर एच एल और एल एच एल देखेंगे। किस पॉइंट पे देखना है? लिमिट एट एक्स टेंड्स टू 0, राइट? सो अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो फंक्शन है, अब मैं अपना फंक्शन चेक करूंगा फॉर दिस, फॉर दिस आई विल चेक माय लेफ्ट हैंड, which will be left hand limit will be limit x tends to 0 minus for my function f x। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 से छोटा, 0 से छोटे में एफ एक्स की वैल्यू में 0 अगर पुट कर दूं तो वैल्यू आ रही है 1। ओके, आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फॉर एफ एक्स। ठीक है, 0 प्लस, 0 प्लस अगर मैं, और शिट 0 माइनस में देयर वाज अ माइनस 1, राइट? एंड फॉर 0 प्लस देयर विल बी अ पॉजिटिव 1। So I'll just put it right there. And I found out that my LHL is unequal to RHL. So let's move on to our next question for today. I guess क्वेश्चन 25 आपको कुछ समझ आ गया होगा कि बेसिकली हम लोग ने मॉड को ओपन किया क्यों। बिकॉज इफ मैं कहूँ कि भाई मॉड की वैल्यू एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, केवल इतनी बात कहना इज इनसफिशिएंट, बिकॉज मॉड इज आल्सो चेंजिंग बिटवीन प्लस एंड माइनस फॉर एक्स। जिस जैसी एक्स की वैल्यू वेरी करेगी तो मॉड वैल्यू विल वेरी, राइट? सो उस सबको ध्यान में रखते हुए वी हैव चेंज द वैल्यू फॉर मॉड, right? So let's hop on to our next question, which is question number 26. Find limit x tends to 0 for fx. Right? Fx is x upon mod of x for x being equal to 0 and 0 over. It is basically the same question where the mod is not in denominator. एक बार खुद ये ट्राई करके देखो, ओके? एक बार खुद इस चीज को ट्राई करो। अगर फिर भी डाउट हो रहा है, फिर भी नहीं समझ आ रहा है, कोई सोल्यूशन देखो। अगर खुद में ट्राई करोगे तो it's very difficult for you to understand this concept, right? Like any concept, not just this concept. If you have to try it yourself. I'm teaching you. I'm telling you that you have to try these questions yourself. I'm just helping you out that if you get stuck or you don't understand something, then I'll be there for you. Otherwise, you have to do all these questions. So मेरे पास मॉडल है, तो मॉडल ने क्या बताया था कि फॉर एक्स अगर लेस देन 0 हो गया तो मेरा मॉड खुल जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, सो दैट द होल एंटिटी इन द center of that mod will become positive. But if x is greater than 0, then the mod will open just fine, okay, with a positive sign, right? So I'll just show you how it is. Suppose first I'm going for x less than 0. For x less than 0, it will be x minus x, which is nothing else than minus 1 for x less than 0. For x being greater than 0 plus x, which will give me nothing but a 1, and 0 for x is equal to 0. So I have to find the limit at x tends to 0 for my function fx. So I'll try to find the LHL, which will be limit x tends to 0 negative for fx, which is nothing but minus 1, which will be but my limit x tends to 0 plus for my function will be plus 1. So you can observe that my LHL is unequal to my RHL, and this function is also like just like the previous one. It is not continuous. It is a discontinuous function, and its limits are not the same. It is left hand and right hand limits. So let's move on to our next question for today. Okay, in the seventh number question, fx is equals to mod x minus 5, right? So हम लोग को लिमिट निकालनी है at what point x tending to 5, या x tending to 5 को हम लोग को लिमिट निकालनी है इसकी। So मैं क्या करूंगा, मुझे निकालनी है at x tending to 5। मैं चाहे लेफ्ट हैंड से अप्रोच करूं चाहे राइट हैंड से अप्रोच करूं, आर वैल्यू ऑफ एक्स is still being the positive. Like if I approach from 5 minus, like from left hand, it will be 4.
सोचो मैं लिखता चला जा रहा हूँ 1 घंटे तक, ठीक है, वहां तक मैं लिखती है दिस इज आर 5 माइनस एंड व्हाट इज आर 5 प्लस, लाइक दिस, right? So for both these values, my x is greater than 0. So in that case, when x is greater than 0, how does mod x react? Mod x opens up like this for x being greater than 0. Alright. So limit at x tending to 5 of fx, which is mod x minus 5. We'll simply put it like अगर देखना है तो I'll show you that the left hand limit and right hand limit are coming the same because the function is not changing at some point, right? So I'll just show you. Left hand limit will be limit x tends to 5 minus of fx. तो value put कर देंगे 5 and minus 5 or 0, which will be a left hand limit. Right hand limit at x tends to 5 plus of fx, which will be also be 0. So LHL equal to RHL in that case. What my point? ये थे मतलब ये हम लोग के वही ब्रेक वाले क्वेश्चंस थे। यूजुअली मतलब ब्रेक वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जस्ट हम लोग को देखना है कि किस वैल्यू से पहले और किस वैल्यू के बाद फंक्शन क्या है और सिंपली अपना LHL और RHL पुट कर देना है। ये बात समझ आ रही है ना सबको? तो हम लोग ने किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक करना सीख लिया है। नंबर 1, हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन करना सीख लिया है, याद है ना? क्वाड्रेटिक बनेगा, जो डिनोमिनेटर में बनेगा उसको हम लोग ऊपर कुछ 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 सिंप्लीफाई करके काट देंगे, तो कुछ बस न्यूमरेटर में बचेगा, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो भी है वो कर देंगे। सो दिस वाज सिंप्लीफिकेशन। ओके, क्या क्या देख लिया हम लोग ने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्नड अबाउट सिंप्लीफिकेशन। नंबर सेकंड, आइडेंटिटीज क्या होती है? मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज बताए थे दैट if we ever get limit theta tends to 0 and there will be a sin theta divided by theta, this will give me a 1. Same goes for limit theta tending to 0, also 1. But limit this will lead to a 0. What my point? ये होती है आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ बन रहा है कि हम लोग उसे सिंप्लीफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, देन वी मूव ऑन टू दिस स्टेप दैट हम लोग देखेंगे कि अच्छा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। आई विल ट्राई टू मेक लाइक दिस और लाइक दिस, whatever may be the case। और इसके लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताए थे डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो मैंने डबल एंगल फॉर्मूलाज बताए थे फॉर कॉस थीटा, साइन थीटा एंड मेजरली पूरे मैंने देखा है ज्यादातर कॉस थीटा का फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इट। कॉस थीटा का टैन में कन्वर्जन, कॉस थीटा का साइन में कन्वर्जन, कॉस थीटा का कॉस टू थीटा का कॉस थीटा में कन्वर्जन। सो इस टाइप के कन्वर्जन आर वेरी इंपॉर्टेंट। या सो आगे देखिए, हाँ, और थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है करना ब्रेक फंक्शंस, जिसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जिसमें फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। when fx is some phi1 of x for x being less than a and phi2 of x for x being greater than or equal to a। समझ रहे हो ना बात को? तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ने करना सीखते हैं और लिमिट्स में यूजुअली इन्हीं तीन टाइप में से मतलब इन्हीं तीन टाइप के क्वेश्चंस होते ही हैं, बस और कुछ नहीं होता। ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस, लाइक इसको आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है इसमें भी आइडेंटिटीज कभी कभी लगे, मतलब ये फंक्शन अभी बहुत आपको सिंपल मिल रहा था, हो सकता है बस इतना सा मिले कि आपको उसमें आइडेंटिटी या सिंप्लीफिकेशन लगाना पड़ रहा है, वरना दीज आर द मोस्ट इजी क्वेश्चंस, लाइक इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। एंड उसके बाद ये तो आपके स्किल के लिए आइडेंटिटीज, सिंप्लीफिकेशन, ये आपको जितना अच्छा आएगा ना तो आपके लिए लिमिट्स उतना स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस क्वेश्चन नंबर 28। सो fx is leading me to a plus bx for b minus ax। सो अब यहाँ पे मुझे fx दिया है अलग अलग पॉइंट पे और फिर कह रहे हैं लिमिट of x is tending to 1 fx equal to f1, so what are possible values of a and b। अच्छा, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये तो हम लोग ने आज तक नहीं देखा। सिंपली सोचो, मैंने भी बताया था ना कि अगर LHL अनइक्वल टू RHL आ रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है,
लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट अलग अलग आ रही है। एक थोड़े से चेंज अगर वन में तुम कर रहे हो प्लस और माइनस में, जिस पे भी लिमिट निकाल रहे हो, इस केस में वन, अगर थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हो प्लस और माइनस में, लिमिट अलग अलग आ रही है, द वैल्यू फॉर द लिमिट इज डिफरेंट, सो वी विल से दैट द लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज अ फियास्को, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? So the limit to exist, our condition is that our LHL should be equal to our RHL. ये बात समझ में आई है लोग को? सो सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा भाई देखता हूँ कि मेरा LHL और RHL आ गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, we will find our left hand limit, which will be limit x tends to 1 minus of fx, वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट? a plus b for RHL limit x tends to 1 positive for fx, सॉरी इसमें कुछ और वैल्यू है लाइक b minus x, तो b minus a. So for limit to exist at x tending to 1 and be equal to f1, what is the condition? The condition is that my f my LHL should be equal to my RHL. So my LHL will be equal to my RHL. A plus b will be equal to b minus a, right? So 2a must be equal to 0. That's all I'm getting from here. And a should be equal to 0. अभी हम लोग को सिर्फ इतना पता चला है, और इतना कैसे पता चला है? हम लोग ने लिमिट को दोनों LHL को और RHL को इक्वल पुट कर दिया है, ओके? अब इतनी बात हम लोग को पता चल गई। अब लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, LHL इज इक्वल टू RHL, और ये दोनों बराबर होंगे किसके? आप लिमिट निकाल लो किस पॉइंट पे, एट एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव या वन इटसेल्फ, ये तीनों वैल्यूज सेम में आएंगी ना? अब यहाँ पे एक और थ्योरम याद दिलाता हूँ, अगर लिमिट एट x tending to 1 minus is equals to at limit x tending to 1 plus, तो 1 माइनस और 1 प्लस के बीच में जितने भी अलग अलग नंबर जाएंगे उनके लिए भी लिमिट उतनी होगी, तो इनके बीच में क्या आ रहा है? 1, तो एट लिमिट x टेंडिंग टू 1 के लिए भी सेम आएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्राफ बना दूंगा, ये है मेरा x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ तक मैं आया है ऐसे, और उसके बाद वहीं से कंटिन्यू कर गया ऐसे, ये मेरा x माइनस पे है, ये मेरा x प्लस पे है, सेम आ रहा है ऑलमोस्ट, तो मेरा x इज इक्वल टू 1 पे भी सेम आएगा, लाइक पूरे इस रीजन में सबके लिए लिमिट सेम आ रही है। यही होती थी हम लोग की सैंडविच तरह। सो बेसिकली लिमिट एट x टेंडिंग टू -1, x टेंडिंग टू 1 माइनस, x टेंडिंग टू 1 प्लस एंड x टेंडिंग टू 1, ये तीनों ही वैल्यूज सेम है। गॉट माय पॉइंट? a plus b was our LHS, b minus a is our RHS, this is equals to 4, okay? So a plus b, b minus a, adding both of these up, it will give me a 2b equal to 8, b equal to 4. If b is equals to 4, then a is equals to 0, which we already found out in the previous case. So this is our valid answer. So like अगर मेरा b equal to 4 हो जाए और a equal to 0 हो जाए in this case, तो उस केस में मेरा fx जो है वो at x tending to 1, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनाएगा। समझो बात को? लाइक मैंने आई हैव रिटन हियर अ जनरल टर्म, राइट? सो a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दे कैन अटेन एनी ग्राफ on that xy plane. So what I have done is I have found particular a and b for which this function is having its limit at x tending to 1. So उसके लिए condition, we have to find some condition, okay, to get to a conclusion that our limit exists करेगी. So what is that conclusion? That LHL should be equal to RHL. So basically what will we do, that like this is a general term and we will find LHL for this term, then we will find RHL for this term, okay, and we will equate these two. So एक इक्वेशन तो हम लोग के पास वहां से आ गई, बट वी नीड टू इक्वेशंस बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स। सो अपना सेकंड थॉट प्रोसेस क्या होगा? भैया मैंने ये भी तो पढ़ा है कि आपका सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि एक्स वन माइनस अगर कोई भी लिमिट है
वो बराबर है x1 प्लस, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 भी वही सेम लिमिट चाहिए, है ना? So from there we will get a second equation that are a plus b will be equal to 4 and that our b minus a will be equal to 4. First equation was that our a plus b equal to our b minus a, right? So from there we found out that a is equals to 0, right? A is not retaining any value. I hope इतना समझ आया हो। बस ये क्वेश्चन सेम है, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेम तरह से लग रही है इसमें। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Let a1, a2 till an be fixed real numbers and define a function this. What is limit at x tending to a1 f x for some a and equal to a1, a2, a3, an? Compute limit at this point. अच्छा, बेसिकली देख इसमें क्या कहना है, that in this question we thought that like there is a general term, right? And we had to find our a and b for this limit to exist. So यहाँ पे भी सोचे कैसे ही जनरल टर्म दिया है, a1, a2 and an. These are nothing but numbers. This can be equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 till x minus n. Let's say n is 5. So x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 multiplied with x minus 5. ये फंक्शन वैसे ही हो सकता है, बट जस्ट टू गिव इट अ मोर जनरलाइज्ड वे, they have written it like this. Like n can be anything and it will vary like this, a1 minus a2 minus a3 till an. So they are asking us for limit at x tending to a1, okay, and then compute for limit extending to a, since that a is not a part of these numbers that they have written. So क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ नहीं कर पता भाई अभी, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाई वैल्यू डाल के देख लेते हैं। क्वेश्चन काफी लेंदी लग रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वैल्यू डाल के देख लूंगा कि भाई क्या वैल्यू आ रही है। सो एट लिमिट x टेंड्स टू a1 मुझे निकालना है फॉर fx, ओके। fx है मेरा क्या, x माइनस a1, x माइनस a2 till x माइनस an। x की वैल्यू मैं अगर a1 इसमें पुट कर दूं, ओके, कुछ भी हो, कितना भी प्रोडक्ट हो रहा हो उसका, यहाँ पे क्या है, जीरो। सो जीरो मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग विल गिव यू अ जीरो, सिंपल। तो फॉर एक्सटेंडिंग टू a1 के लिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, केवल ये डरावना लग रहा था देखने में, बट जैसे ही वैल्यू पुट करी आंसर आ गया इसका। ये समझ में आ रहा है हम लोग को? तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है we have to find limit at x tending to a, sorry, at x tending to a for function fx। फंक्शन fx क्या है, आ गया क्वेश्चन, आ गया। So x minus a1, x minus a2 till x minus an, ठीक है। हम लोग को निकालना है एट x टेंडिंग टू a, और a के बारे में जान लेते हैं। a इज नॉट इक्वल टू a1 कॉमा a2 और an, मतलब जितने भी अंदर टर्म्स हैं a इज अनइक्वल टू दैट, राइट। तो देखते हैं इसका कहाँ यूज आ रहा है। सिंपली मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैल्यू पुट करने पे a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3 till a माइनस an, दिस इज व्हाट आई गॉट। अब क्या करेंगे इसके आगे, क्या है मेरा a किसी के भी इक्वल है जो कि उसको कट के जीरो बन रहा हो, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, अलग से ब्राइटली दिख रहा है। क्वेश्चन इन्हें इसीलिए दिया हुआ है कि भाई जब तू वैल्यू पुट कर लेगा तो तू ये चेक कर सके कहीं जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो हम लोग ने देख लिया, अच्छा इफ a इज नेवर इक्वल टू एनी ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन विद अ नेगेटिव साइन इन दिस फंक्शन, सो दिस विल नेवर गिव यू अ जीरो। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज, विच इज अ वैलिड आंसर। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि कुछ तूफानी करनी है। इट इज नॉट अ जीरो बाय जीरो फॉर्म, इट इज नॉट अ इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी फॉर्म, इट इज नॉट अ जीरो की पावर जीरो फॉर्म, ओके, दिस इज अ वैलिड आंसर। सो लेट्स हॉप ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट, सो लेट्स सी। हम लोग को दिया हुआ है एक फंक्शन एफ एक्स और उसका बिहेवियर, एफ एक्स का बिहेवियर है फॉर एक्स बीइंग लेस देन जीरो
x being equal to 0 और x being greater than 0। तो ये बिहेवियर दिया हुआ है हम लोग के फंक्शन एफ एक्स का। जब मैं कह रहा हूँ मैं x को हमेशा ऑलवेज लेस देन 0 ही ले रहा हूँ, तो हम लोग का मॉड का क्या रिएक्शन होना चाहिए, सोचो। नहीं ध्यान आ रहा है तो एक नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लो। अगर मैंने यहाँ -2 पुट किया तो मुझे +2 क्यों मिलता है मॉड की वजह से? मॉड एक माइनस के साइन के साथ खुल जाता है फॉर x being less than 0, राइट। 0 for x being equal to 0 and x minus 1 for x being greater than 0। ठीक है, ये तीन वैल्यूज मिल गई हम लोग को मुझे फंक्शन। सो अब देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a does limit extending to a f x exist। ओके, सो हम लोग को एक रैंडम पॉइंट दे दिया गया है जिसको हम लोग को लिमिट निकालनी है a, और हम लोग को बताना है कि a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है सच दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 या इक्वल टू 0। समझ रहे हो बात को? ऐसे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो हम लोग निकाल भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा मैं केस इसमें ये बनाऊंगा, रुको दिखाता हूँ। मेरा केस 1 होगा चेक करने का कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। वो होगा मेरा ए इक्वल टू 0। दिखाता हूँ कैसे। चलो मैं एलएचएल निकाल लेता हूँ। एलएचएल निकालने के लिए आई विल यूज माई लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फॉर एफ एक्स। 0 माइनस मतलब कि लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब -x+1, और x की वैल्यू अगर 0 डाल दी वैल्यू आ गई। ओके ठीक है। आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फॉर एफ एक्स। 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी इसमें, इट विल गिव मी -1। तो इससे हम लोग को क्या समझ आया? इससे हम लोग को समझ ये आया कि आर एल एच एल is unequal to our RHL at a equal to 0। ओके, केस 1 फेल हो गया। अब मैं अपने दिमाग में सोचूंगा कि भाई केस 2 क्या हो सकता है। मतलब इससे ये पता चल गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट केस। लाइक अगर हम लोग a को 0 पुट कर देंगे तो हम लोग का एफ में नहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट फेल हो रही है। तो मैं या तो a को 0 ले सकता हूँ, और क्या क्या ले सकता हूँ, जनरलाइज में बताना, रैंडम मत बताना 1 2 99 84। या तो a विल बी इक्वल टू 0, या तो a विल बी ग्रेटर देन 0, या तो ए विल बी लेस देन सी। यही तो तीन केस पॉसिबल है। तो इन तीन केस के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं। केस टू विल बी ए इज ग्रेटर देन 0, लाइक ए इज पॉजिटिव। सो अगर ए इज पॉजिटिव, हम लोग का क्वेश्चन था ये, राइट। सो इफ ए इज पॉजिटिव देन आई विल ट्राई टू फाइंड माय लेफ्ट हैंड लिमिट व्हिच विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ए प्लस का मतलब इट इज रैंडम ए प्लस, पॉजिटिव है बस, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स -1 जो कि खुल रहा है प्लस एक्स -1 से, तो प्लस ए -1 क्या हो गया, a-1। समझ में आ रही है बात? और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही सेम आ जाएगी। क्यों सेम? वो राइट हैंड लिमिट भी। सो सॉरी, इसको आर एच एल लिखते हैं। आर एच एल के लिए विल यूज ए प्लस। सिमिलरली अगर मुझे एल एच एल निकालना है, मैं कहूंगा भाई ए माइनस पे निकाल लूंगा। फंक्शन तो सेम ही रहा ना मेरा। बात ये है कि ए इज ग्रेटर देन 0, वी आर यूजिंग दिस फंक्शन ओनली, लाइक दिस। इतना फंक्शन देखो, क्योंकि a is greater than 0, so our function is not changing, there is no break in our function, we are just using the same function to find the two different limits। so in second case क्या हो जाएगा, let's see। LHL के लिए a भी होता क्या है भाई, होता a है, लेकिन बहुत हम लोग पीछे से अप्रोच कर रहे हैं उसको। ये भी a माइनस हो गया, राइट। सो वी फाउंड आउट दैट our RHL is equals to our LHL for any value a, for any a greater than 0। सो 1 2 3 4 टिल जहां तक मानो वहां तक जाओगे, एक की इतनी वैल्यू अगर लोगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो दीज आर वैलिड वैल्यूज फॉर ए। अच्छा, तो केस 3 भी चेक कर लेते हैं। थोड़े आंसर तो मिल गए हैं, आधे आंसर मिल गए होंगे। ये केस 3 देख लेते हैं। सो इन केस 3 माई ए विल ऑलवेज बी लेस देन 0।
इफ ए इज लेस देन जीरो तो पहले मैं एफ एक्स ही लिख लेता हूँ, फॉर ए लेस देन जीरो क्या होगा, तो मेरा एफ एक्स हो जाएगा केवल माइनस एक्स प्लस वन और एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, ये देखें। ओके, सो मैंने पहले अपना फंक्शन लिख दिया, अब लिमिट निकालूंगा एल एच एल, एल एच एल इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, राइट, और माई फंक्शन एफ एक्स इट विल बी माइनस ए प्लस वन। अब मैं आर एच एल निकाल लूंगा, which will be my limit extending to a plus one of function f x, which will be my minus a plus one again. So my LHL will be equal to my RHL. ये प्रूव कर देगा कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फॉर एनी वैल्यू a being लेस देन जीरो। तो हम लोग का a इज इक्वल्स टू जीरो है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो हम लोग का a ग्रेटर देन जीरो है, लिमिट एग्जिस्ट, तो हम लोग का a लेस देन जीरो है। सो हम लोग a की कोई भी वैल्यू लें, a कैन बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू r माइनस जीरो, इतनी जगह पे हम लोग की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सब वैलिड वैल्यूज हैं a की। ये बात हम लोग को समझ आ गई। तो इसमें कैसे हम लोग चले, इसमें थोड़ा सा मतलब खुद ये सोचना था कि भाई मुझे जनरलाइज करना पड़ेगा a को निकालने के लिए। और एक मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन बताऊं, यूजुअली ऐसा ही होगा कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, लाइक फंक्शन दो डिफरेंट वैल्यूज रिटेन कर रहा है, हो सकता है कि तब भी फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो सकता है कि उसके एलएचएल आरएचएल बराबर आ जाए। लेकिन अगर मैं उस पॉइंट के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पे आपसे लिमिट निकालने को बोलूंगा ना, तो आप देखोगे कि भाई वहां पे तो एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ ही रहा है। क्योंकि सोचो ना, अगर मैं इस क्वेश्चन में जैसे दिया था एक्स इज लेस देन जीरो, तो एट एक्स लेस देन जीरो फंक्शन तो सेम ही रहा ना। कुछ भी तुम ले लो, पॉइंट माइनस वन ले लो, माइनस टू ले लो, एक ही फंक्शन के लिए अगर एलएचएल आरएचएल निकालोगे सेम फंक्शन के लिए, तो वो तो सेम ही आएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? तो इसमें ये भी, इस चीज को भी मतलब ध्यान रख सकते हो, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, बेसिकली बस वहीं पे चेक किया जाता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, एलएचएल आरएचएल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो बस वहीं चेक करना था। उसके अलावा हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि दिस विल बी माई फाइव वन और एक्स लेस देन वन। तो एक्स लेस देन वन में कुछ भी सोच लूँ, माइनस ट्वेंटी नाइन, माइनस फोर्टी एट, कुछ भी मैं सोच लूँ, इट विल बी सेम फॉर फाइव वन। एंड सिमिलरली दिस इज माय फाइव टू, एक्स की मैं कोई भी वैल्यू चूज कर लूँ विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो मेरा फाइव टू तो सेम ही रहा। और मैंने लिमिट पुट कर दी फॉर दैट सेम नंबर, जस्ट वन प्लस वन माइनस टू, सी फ्रॉम वेयर एम आई अप्रोचिंग दैट लिमिट, बट द लिमिट इज द सेम, राइट। सो माय फाइव टू विल आल्सो बी द सेम। In that case, my phi 2 will give two values for LHL RHL which will be the same. ओके, सो ये बात हम लोग को समझ आ गई कि जहाँ पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, दैट इज द pivot point, that is where you must check for that continuity or discontinuity, rather all, like for all the other points it is rather convenient to just understand that it will be the same. You don't have to write each and every step in an exam, unless you are writing for boards and other stuff. There you have to write this, there you have to show that you don't know anything, you are just here and you'll calculate everything and find out. बोर्ड के लिए यू कैन बी लाइक मुझे आता था पहले से, दिस इज नथिंग लाइक दैट फॉर बोर्ड, ठीक है। बट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू अगेन, जितना क्विकली करोगे उतना फायदा रहेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर इनमें आपको इतना टाइम लग रहा है जितना टाइम मैं लगा रहा हूँ सॉल्व करने में, देन इट इज रॉन्ग। बी क्विक, बी इंट्यूटिव, लाइक देख के तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे अच्छा वैल्यू पुट करूंगा ये वैल्यू आ जाएगी, सो मूव ऑन। ओके, क्विकली ऐसे करना है हम लोग को। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 31st। क्वेश्चन नंबर 31st है, limit x tends to 1 of x minus 2 divided by x square minus 1। लिमिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। तो ये लोग कह रहे हैं कि सिंपली क्या करो, लिमिट निकाल के दे दो एफ एक्स की। अभी लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सबसे सिंपल है भैया ये? मैंने बताया था कि इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड लिमिट ऑफ सम वैल्यू a and if my function is like this fx plus minus gx, so this is the same
as writing it like this. You can't think of it like अगर लिमिट दी हुई है स्टार्टिंग में और एक बहुत मतलब there is traffic of so many functions inside, still you can just assign that limit to each and every one of that function. अब इसका यहाँ पे क्या यूज है, क्यों यहाँ पे ये बता रहे हो आप? I'll show you. So when my limit is x tends to 1 and function fx minus 2 divided by x square minus 1, this is a minus sign, sorry, x square minus 1, क्या करूंगा मैं? लिमिट एट x टेंडिंग टू 1 फॉर fx माइनस 2, ये तो इसके लिए लिमिट लगाने का कोई सेंस नहीं है, there is not a function, this is a constant, right? So limit at x tends to 1 for x square minus 1, right? इतना तो मतलब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये अब देखिए क्या करता है। मानो मैंने वैल्यू पुट कर दी और इसकी जो वैल्यू है, दिस थिंग जो हम लोग का आंसर है, जो हम लोग को फाइनली फाइंड करना है, इसको मैं आपसे लिखूंगा ए। ये क्यों लिख रहा हूँ? सिंपली इसको छोटा लिखने के लिए, इतनी चीज मैं बार बार लिख हो गया, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैंने पाया कि लिमिट ऊपर तो वही रही, अभी उसकी वैल्यू पता ही नहीं, हम लोग को वैल्यू ही निकालनी है इसकी, -2। नीचे क्या हुआ? ओ, ऊपर बना लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx -2, नीचे बन गया 0। ये बात समझ आ रही है? ऊपर एक चीज बनी, नीचे एक चीज बनी, लेकिन नीचे जो है वो 0 बन गया। यहाँ से हम लोग को एक हिंट मिल गई, अगर कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर 0 बनना इज कंपल्सरी। क्यों? ऐसा क्यों? अगर ऊपर में दे देता 2, नीचे बन जाता 0, इट विल लीड टू एन इंफिनिटी। सो in indeterminate form, what was there? It was a 0 by 0 form for indeterminacy, right? So if the function f(x) satisfies this, so we have to evaluate the limit, but it is not attaining that value जो हम लोग ने डिस्कस करी थी कि अगर नीचे 0 बन जाता वो तो इंफिनिटी आ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में वो सिर्फ 5 बन रहा है। ये बात समझ आ रही है हम लोग को? तो इसका मतलब है कि बेस में भैया अगर 0 है तो ऊपर भी 0 ही बनेगा। अरे ऊपर क्यों 0 बनेगा? देखो, बेस में अगर 0 है तो और ऊपर एक कांस्टेंट a है तो ये इंफिनिटी जा रहा है, विच इज नॉट, मतलब ये बुरा नहीं है, दिस इज ऑल्सो वैलिड, बट इज इंफिनिटी इक्वल टू पाई, जो कि दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सो दिस इज नॉट द केस। तो अगर बेस में 0 बन रहा है और ऊपर भी 0 बन रहा है, सो इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या होता था? हम लोग को देख के नहीं लगता था कि ये वैल्यू आ रही होगी, 0 बाय 0 कभी 1 आ जाता था, कभी 2 आ जाता था, कभी समथिंग कभी समथिंग। तो इसका मतलब हाँ, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 0 बाय 0 फॉर्म पे, हो सकता है मुझे पाई दे दे। ये समझ आया? तो इसलिए जब बेस में 0 बना तो मैंने फौरन ये दिमाग में सोच लिया कि अच्छा ऊपर भी 0 बनना होगा। ये बात समझ आ गई? तो मेरे बेस में जब 0 बना है तो मैंने ऊपर ये बना लिया और -2, मैंने सोच लिया भैया दिस विल बी इक्वल टू 0। तो उस केस में लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे fx की वैल्यू आ जाएगी 2। यही वैल्यू हम लोग को निकालनी थी, राइट? यही वैल्यू हम लोग को देखनी थी कि क्या वैल्यू आ रही है फाइनली इसकी, और ये वैल्यू हम लोग को पता चल गई क्या है। सो इसके और भी मतलब लोग आपको तरीके बता सकते हैं इसको मतलब सॉल्व करने के, जो इतना मतलब इसमें जिसमें सोचना नहीं पड़ रहा है, जिसमें बस सॉल्व करते जाओ और आप एंड में आंसर तक आ जाओगे। ऐसे भी मेथड इसके होते हैं। जैसे कि मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका एक मेथड ये है, आपको ये पूरा वो फंक्शन मतलब बहुत एक जो भी दिया हुआ है इसको आप तो उसको ऐसे लिख सकते हो। लिमिट एफ एक्स के लिए एट एक्स टेंड टू 1 -2, इसको हम लोग लिख देंगे पाई टाइम्स लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 फॉर एफ एक्स -2, ये क्या हो जाएगा? एक्स टेंड टू 1 अगर करा दिया यहाँ पे 1 -1 0, 0 इंटू पाई 0, तो यहाँ से हम लोग ने निकाल लिया लिमिट एट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वैलिड है, ये भी सही तरीका है। लेकिन जो ये तरीका है कि जिसमें आपने चेक किया कि अच्छा ऊपर समथिंग आ रहा है कांस्टेंट और नीचे आ रहा है 0, और ये नहीं इक्वल है इंफिनिटी के,
तो इससे आपको अपना वही बैक ट्रैकिंग करनी है। बैक ट्रैकिंग क्या, मैंने बताया था ना कि अगर 0/0 होता है तो वो इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट की हम लोग अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके आइडेंटिटी लगा के या ब्रेक फंक्शन समझ के कैसे भी इसके अलग अलग वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। सो अगर a/0 फॉर्म इंफिनिटी नहीं है तो इसका मतलब वो 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब मेरा a इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ गए बात को। मतलब ये क्वेश्चन तो अब जैसे एग्जाम में आता तो मैं ये क्वेश्चन कैसे करता है वो दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले पढ़ता कि ओके सो f(x - 2) डिवाइडेड बाई x² - 1 मेरा है पाई के बराबर, राइट। और मैं यहाँ पे जैसे ही देखता कि अच्छा x टेंडिंग टू 1 है और यहाँ पे 0 बन रहा है, तो मैं कहता है ये भी 0 होगा। तो लिमिट एट x टेंडिंग टू 1 फॉर f(x - 2) इक्वल टू 0, तो ये आ गया f(x) इज इक्वल्स टू एट x टेंडिंग टू 1 इक्वल टू 2। खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन करना था। ये ऑब्जर्व करके कि अच्छा नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर एक कांस्टेंट है, उसे भी 0 होना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा और उसके बाद हम लोग इसे इक्वेट कर देंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 32 विच बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और उसके बाद डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है। सो कल से आई टीच डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स भी मतलब मोस्टली अगर देखो डेरिवेटिव्स में ये होता है बेसिकली, अगर तुमको फॉर्मूलेज याद हो जाए तो इट इज वेरी इजी। एक बार इसके फॉर्मूलेज याद हो जाए तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसमें भी मतलब बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल ये सब मैं आपको बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की वो बता दूंगा। इसमें भी मैं देख रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बट यू शुड, अगर पहली बार कर रहे हो देन यू शुड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव लिमिट्स, नॉट एज सच बट फॉर डेरिवेटिव्स। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे लाइक डेरिवेशन, वो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा यूज होगा। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हर जगह, एज इन फिजिक्स, मैथ्स, कहीं भी। तो इसकी तो बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो इसमें जितने क्वेश्चन है वो करो, और एक्स्ट्रा जहां से भी क्वेश्चन कर पाओ वो करो। I'll try and get some questions for you. I'll try. Let's see इसमें किस लेवल का मतलब है उसके अकॉर्डिंग, बट लिमिट्स का नॉट एज सच। इतने क्वेश्चन अगर कर लिए, एक ही कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इट दैट इज इनफ। और मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्या करना, क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो आपको पता है कहाँ तक मैंने सिंप्लीफिकेशन से कराया, कहाँ तक मैंने आइडेंटिटी से कराया, कहाँ से ब्रेक फंक्शन कराया, और कहाँ से ऐसा रिवर्स सोचने वाला क्वेश्चन कराया। जैसे ये था एक रिवर्स सोचने वाला कि अच्छा उन्होंने दे दिया कि लिमिट ये है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी पूछना है, तो इसमें मतलब थोड़ा रिवर्स सोचना है कि अच्छा इस केस में एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा रिवर्स सोचना था, अभी जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया। सो ऐसे क्वेश्चन कोई मार्क कर लेना। सो लिमिट में इतनी ही वैरायटी बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनती है। अब इसी को फंक्शंस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि अभी यहाँ पे क्या था, सिंपली बस वैल्यू पुट करनी थी। ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स को अभी एक फंक्शन दे दें आइडेंटिटी का या सिंप्लीफिकेशन का, और उसके बाद उसके अंदर की कोई वैल्यू पूछ लें। तो मतलब दो तीन टाइप के क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बाहर से नए टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे यूजुअली। ओके, तो लिमिट्स के लिए मैं तो कहूंगा इतना इनफ है। बाकी डेरिवेटिव्स में कल से स्टार्ट करूंगा, तो उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। और डेरिवेटिव्स में फिर से मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन में जितने भी क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन। x it is mx² plus n for x being less than 0, n x plus n, जब हम लोग का x है ऐसे, and n x cube plus m for x being greater than 1, ये मेरा फंक्शन है। इस सब इसको मैं कहूंगा ये मेरा फंक्शन है पूरा। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एच, मतलब जो भी वैल्यू है उन सब पे। अब कह रहे हैं फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n both limit extending to 0 fx and limit extending to 1 fx exists। अच्छा, दो अलग अलग पॉइंट पे मुझे बस ये देखना है कि एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। एक बात याद रखना है, ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग मिस कर देते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब ये है कि मेरा m और n इंटीजर ही होगा, 1 -1 2 -2। ये 1.3 1.4 √2 ऐसे नहीं हो सकता है। अभी इसका इतना यूज नहीं आ रहा है, पर जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही एक बहुत बड़ी हिंट हो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ माई लिमिट एट x टेंडिंग टू 0 फॉर f x, राइट। सो लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये होगी मेरी LHL। LHL के लिए हो जाएगा m x स्क्वायर प्लस n, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सो दिस फंक्शन विल बी देयर। x की वैल्यू पुट कर देंगे 0, इट विल बी सिंपली n। अब RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस के लिए हो जाएगा nx प्लस n। x की वैल्यू 0 पुट कर दी, आंसर आ गया n। सो लिमिट टू एग्जिस्ट फॉर limit to exist at x is equals to 0, n must be equal to n। पहली बात समझ में आ गई ये बात, आगे देखते हैं। अब निकाल लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 के लिए। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माय fx। सो LHL के लिए देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करूं तो 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहा हूँ 1 माइनस, तो वैल्यू फंक्शन क्या है, nx प्लस n। nx प्लस n, x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो n प्लस n। RHL के लिए देख लेते हैं। x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 को मैंने क्रॉस कर लिया है। 1 को अगर मैंने क्रॉस कर लिया है तो मैं पहुंच गया हूँ अब इस जगह पे। आई एम ग्रेटर देन 1 नाउ, सो इस केस में हो जाएगा n x क्यूब प्लस n। ओके, 1 को क्रॉस कर लिया है तो ये बन गया n प्लस। दिस इज ऑलरेडी इक्वल। इस केस में मेरा n प्लस मतलब LHL और RHL इक्वल ही आ रहा है, तो मैं कुछ भी n और m के डिफरेंट वैल्यूज लूंगा तो वो सेम ही रहेगा। तो इस केस में मैंने कुछ भी, इस केस से मतलब मैं कुछ भी n और m के लिए ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। बस इतना मुझे पता है कि n कॉमा m बिलोंग टू इंटीजर एंड n मस्ट बी इक्वल टू m। बस यही दो बातें मुझे पता है, इससे मैं कुछ नहीं ड्राइव कर सकता हूँ। n प्लस m कुछ भी हो सकता है, n हो सकता है जैसे मानो 5 और m हो सकता है 3, सेम यहाँ पे भी वही आ जाएगा। समझ गए बात को, तो 8 इक्वल टू 8 तो होना ही है, तो इसलिए ये मेरे लिए वेस्ट है, नो यूज। लेकिन लास्ट वाला वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस केस में तो कुछ भी एन और एम ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन फॉर एक्सटेंडिंग टू 0 एन मस्ट बी इक्वल टू एम, वही कंडीशन है सॉलिड। और दूसरी कंडीशन हम लोग को पता है कि एन और एम इंटीजर है। सो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया कि फॉर एन कॉमा एम बिलोंगिंग इन आई एंड एन इक्वल टू एम, दिस इज द कंडीशन फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट एट दीज पॉइंट्स। सो यहाँ पे हम लोग का लिमिट्स का पूरा पार्ट खत्म हो गया है। होमवर्क के लिए मैं कहूंगा मैंने सारी थ्योरम्स आपको करा दी है, तो अगर आप रीड भी करोगे तो आपको वही सब पता चलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फर्दर रीडिंग इट। मैथ्स इज नॉट अबाउट रीडिंग। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज मोर क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज एग्जांपल्स, लाइक व्हाटएवर एग्जांपल्स आर देयर यू हैव टू सॉल्व दीज। और उसके बाद आप इसी में यही जो एक्सरसाइज मैंने कराई है इसमें आप मार्क करो कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का था। इतना तो अब आप समझ गए हो, देख देख के मार्क करो। इसमें छोटा सा लिख दो, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, सिंप्लीफिकेशन वाले, आइडेंटिटीज वाले, और तीसरा 4 टाइप की समझ लो, और तीसरा ब्रेक वाले, चौथा बैक ट्रैकिंग वाले, जिसका मतलब सोचना पड़ता है कि चलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये तो ये तो ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन, इससे पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन करोगे, व्हाट माय पॉइंट, इस टाइप के सारे क्वेश्चन करोगे। ब्रेक फंक्शन के एक दो कर लेना, ब्रेक फंक्शन इज वेरी इजी। लिमिट्स वो जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज यूज कर रहे थे, वो तीनों आइडेंटिटीज एक बार लिखना है कि क्या होती थी, और उसके बाद उसके जितने क्वेश्चन मिले वो करोगे। और एक सिंप्लीफिकेशन अब तुम लोग को आ गया होगा, तो उसके भी एक दो देख लेना। लेकिन जिस भी पार्ट में तुम वीक हो उसके क्वेश्चन तुम्हें देखने हैं। हमेशा ये करना इसकी कभी भी किसी भी, अब जैसे तुम लोग एग्जाम की तैयारी कोई भी कर रहे हो, अगर किसी चीज में वीक हो तो उस पर टाइम ज्यादा दो। अभी तुम लोग के पास टाइम है, अभी टाइम ज्यादा दो। जब एग्जाम क्लोज आ जाएगा तो जो चीज तुम्हारी स्ट्रांग है उस पर टाइम देना। लेकिन अभी के लिए जो चीज तुम्हारी वीक है उस पर बहुत टाइम दो। तो कल तक में जितना भी, जब भी तुम लोग नेक्स्ट वीडियो देखो उसके बीच में इतना काम कर लेना कि लिमिट वाला पार्ट एटलीस्ट तुम्हारा बिल्कुल एकदम कंसोलिडेट हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो तुम लोग को। उसके आगे फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट डेरिवेटिव्स एंड वील सी दैट किस लेवल के क्वेश्चंस है, देन आई गिव यू सम क्वेश्चंस माय सेल्फ फॉर डेरिवेटिव्स। जितने ज्यादा इसमें क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।